बीजेपी और आरएसएस का जो नुक्ता नजरिया है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उसके अंदर वो अखिल भारत का एक मैप देखना मांगते हैं। उस मैप में नॉर्थ ईस्ट का प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वास्ते वो कोई भी कुकर्म करके नॉर्थ ईस्ट में जाना मांगते थे। आरएसएस भाजपा जाता है, वो दो तीन काम करता है। सरकारी अफसरों में, पुलिस में अपनी पैठ बना लेता है। अब इस वायलेंस में भी पुलिस के ऊपर चार्ज है कि उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ काम किया। अफसरों में, पुलिस में भर्ती करके दाना डालकर अपनी तरफ पकड़ लेता है। दूसरा, सरकार की छत्र छाया में, सरकार के अम्ब्रेला के अंदर आरएसएस जाके अपना काम कर। नागालैंड में, मिजोरम में जितना कहर 70 साल में ढाया गया, कश्मीर पे नहीं ढाया गया। आपको पता नहीं है कि इस इलाके में इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया सिविलियंस के ऊपर। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि जो इश्यूज देश विदेश में चल रहे हैं, जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उसको कुछ गहराई से जाना जाए। इसीलिए हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस वक्त मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वो बहुत ही तकलीफ देह है। उसके बारे में कुछ ऐसी एक तो ये कि इस जमाने में जब गोदी मीडिया हो चुका हो तो सही रिपोर्टें आना अपने आप में एक मुश्किल काम हो जाता है, और अगर रूलिंग पार्टी का कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो उसमें और भी मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से कुछ विदेशी मीडिया में तो इस तरह से खबरें आ रही हैं कि वहां क्रिश्चियंस पर हमले किए जा रहे हैं। देश में जो आमतौर पर मीडिया है वो इसको कास्ट बेस्ड लड़ाई या एथनिक लड़ाई या ट्राइबल्स की लड़ाई बता रहा है, लेकिन हम मुसलसल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या हैं। अब तक आप एक इंटरव्यू देख चुके हैं कोलकाता से एक जर्नलिस्ट का। अब मैं बात कर रहा हूं, हमारे खास मेहमान हैं जॉन दयाल साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ईसाइयों के इश्यूज को खासतौर पर वो उस पर हम बात करते रहे हैं, और मैं उनको महदूद नहीं करना चाहता कि वो सिर्फ ईसाइयों के इश्यूज पर बात करते हैं। आमतौर पर जो देश में कंसर्न के मामलात हैं, वो चाहे मुसलमानों के हों या दलितों के हों, उस पर भी वो बात अपनी मजबूती से रखते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि मणिपुर में जो इस वक्त हालात हैं वो क्या हैं और इसकी वजह क्या है, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ज्यादातर दंगे फसाद मैन मेड होते हैं, इसमें राजनीतिकों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और मणिपुर भी एक ऐसा ही मैन मेड क्राइसिस है। मैन मेड यूं कह रहा हूं क्योंकि सरकार को बहुत दिनों से पता था कि टेंशन बढ़ रहा है, उन्होंने कुछ किया नहीं टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, बल्कि भाजपा और आरएसएस और हिंदू संगठन ने अगर उकसाने की कोशिश कर सकते थे तो की है, ये मैं कहना मांगता हूँ। दूसरी बात है, जैसे अक्सर होता है हिंदुस्तान में, मणिपुर में भी ये जो दंगा हुआ जिसमें 40 के करीब चर्च जला दिए गए या तोड़ दिए गए, 40, उसका मतलब यह है कि कर्नावाल के बाद ये हिंदुस्तानी ईसाइयों के साथ सबसे बड़ा दूसरा वार है। आपको याद होगा 2008 में कर्नावाल में 400 चर्च जला दिए गए थे। 400 गांव में से ईसाइयों को भागना पड़ा था। 6000 घर जल गए थे। 60,000 लोग कैंप्स में रहते थे, ये जंगलों में छुपे थे। उसके बाद ये पहली बार है कि 40 चर्च जल गए, हजारों की तादाद में लोग घर जाने से डर रहे हैं। मामला बड़ा नाजुक है।
इस हालात में जैसे मैंने कहा, ये दोनों किस्म का दंगा है, एथनिक भी है और रिलीजियस भी है, और इसको मैं समझाना मांगता हूँ। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म दोनों ही मणिपुर में नए हैं। हिंदू धर्म यहाँ पे 200 साल से आया और ईसाई धर्म 100 साल से आया। उसके पहले एक लोकल रिलीजन थी जो चलती थी, क्योंकि मणिपुर एक तरीके से यहाँ के लोग बर्मा से आए थे वगैरह वगैरह, और हिंदुस्तान का आज़ादी से पहले इसका रिश्ता दूसरे किस्म का था, ये रजवाड़ा था। यहाँ पर 200 साल से कुछ ज्यादा पहले राजा ने हिंदू धर्म अपना लिया, और वो भी कोई दिल्ली से नहीं गया, वाराणसी से नहीं गया, बर्मा से लोग आए और उनको हिंदू धर्म के अंदर इन्वॉल्व किया। 100 साल या 120 साल पहले ईसाई मिशनरीज वहां पर आए और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचलन किया, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, और ज्यादातर कुकी, चिन और नागा लोगों में जो पहाड़ों पे थे उसमें गए। कुछ मैती भी ईसाई है, कुछ मैती मुसलमान है, मगर तादाद कम है। ज्यादातर मैती आज की तादाद में हिंदू हैं। सारे नागा और कुकी जो पहाड़ों में बसते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते हैं, जैसे कि आदिवासी होते हैं। उन पे उनको अपने जंगल के ऊपर, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर मालिकाना हकूक होते हैं। उनके हकूक भी कम किए जा रहे हैं, जैसे सरकार सब जगह कर रही है। जमीन को लेके रिजर्व फॉरेस्ट बना देती है, कह देती है कि यहाँ पे लोग नहीं बसेंगे, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है कि उनका जो रहने की जगह है, जमीन है, कम होती जा रही है। दूसरी तरफ मैती लोग, जैसे कि आदिवासियों में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आरएसएस और भाजपा के लोग उनको उकसा रहे हैं कि आप कहिए कि जो ईसाई है वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैती जो आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, मगर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, क्योंकि वो ट्राइब नहीं है, वो मैदान में रहते हैं, खेती करते हैं। उनके पुराने बाप दादा के जमाने से भी ट्राइबल नहीं थे, तो वो ट्राइबल मांग रहे हैं। आप जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, केक का साइज वही है। अगर ये भी ट्राइबल है और नागा भी ट्राइबल है, कुकी भी ट्राइबल है, तो नौकरियां कहाँ जाएंगी? जो पार्लियामेंट में, असेंबली में रिजर्वेशन है, वो कहाँ जाएंगे? और अगर वो हट गए तो आप ये मानिए कि मैती छोटी जगह में रहते हैं, 20% जगह में रहते हैं, मगर तादाद में 60% है, और बाकी लोग 80% जगह में रहते हैं, मगर तादाद में 40% है। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर 60% मैती को भी अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, जैसे कई राजस्थान की ट्राइब्स को दिया गया, तो नौकरियों के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये डर जो कुकी और बाकी लोगों में है, वो डर सरकार दूर नहीं कर पाई है, बल्कि भाजपा मैती उकसा रही है। तो जब कुकी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान कुछ ये झगड़ा हुआ। आप जानते हैं, जैसे कोई भी मुहर्रम का जुलूस होता है, उस पर अटैक हो जाता है, या कभी रामनवमी का जुलूस होता है, मस्जिद के पास से जाता है, तो फ्रिक्शन पॉइंट्स पैदा किए जाते हैं। तो जो एक आदिवासी और गैर आदिवासी झगड़ा था, वो कम्युनल हो गया, क्योंकि अगर आप कुकी के ऊपर हमला करते हैं तो आप ईसाइयों के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि कुकी हिंदू नहीं है। अगर आप मैती के ऊपर हमला कर रहे हैं तो मैती ज्यादातर हिंदू है, थोड़ा सा मुसलमान है, थोड़ा सा ईसाई है, तो ज्यादातर हिंदू है। तो मैती और कुकी, हिंदू और ईसाई,
एक तरीके से दो आइडेंटिटीज आपस में मर्ज हो गई है। मैती हिंदू, कुकी ईसाई। तो जो एथनिक वायलेंस था वो कम्युनल वायलेंस भी अपने आप बन गया। 40 गिरजाघरों के ऊपर हमला हुआ, जला दिए गए, और वो इमेजेस जो आप देखते हैं मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराना, वो चर्च के ऊपर चढ़ के अपना झंडा फहरा रहे थे। तो ये जो बात हो जाती है, ये बड़ी शर्मनाक बात भी है, दर्दनाक बात भी है। कई लोग मारे गए हैं, अभी तक उनकी पूरी गिनती भी नहीं आई है। कई कहते हैं 6 मारे गए हैं, कई कहते हैं इससे ज्यादा मारे गए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी, एक पुलिस वाला भी है। ये शर्मनाक बात है, और सरकार ने शूट एट साइट ऑर्डर कर दिए, मगर उनको एक जुडिशियल कमीशन लगाना चाहिए ताकि पता लगे कि क्या कसूर था किसका, सरकार का क्या हाथ था, क्यों नहीं पहले हो सका, गवर्नर ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, चीफ मिनिस्टर कहाँ सो रहे थे। इन बातों के थोड़ा खुलासा होगा तो समझने में भी आसानी होगी, और भविष्य में ऐसा ना हो ये भी देखा जा सकेगा। जी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जब मणिपुर में ये झगड़ा और हंगामा शुरू हुआ तो एक लिस्ट हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आई, जिसमें 16 लोगों के मरने वालों के नाम बाकायदा हमारे पास हैं, और 27 गांव जिनमें क्रिश्चियंस रहते हैं उनके जलने और उनकी बाकायदा लिस्ट हमारे पास है। हम इसको स्क्रीन पर दिखाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि एक और नैरेटिव है कि वहां किसानों को कोई सही अपॉर्चुनिटी या सही फसलें बताने में या गाइड करने में सेंट्रल गवर्नमेंट जरा पीछे रही है। सरकार के जो एडवाइजर होते हैं वो दिल्ली से जाते हैं, और म्यांमार से बहुत से जो तस्करी करने वाले लोग हैं नशीले पदार्थ की, उन्होंने वहां पर कुछ ऐसी फसलें उगाने का काम किया है जहां से वो स्मगल करके ले जाते हैं ताकि किसानों को ज्यादा बेहतर पैसा मिल सके। इस किस्म की भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या इस तरह की कोई चीज आपके सामने से भी गुजरी है? देखिए, ये बॉर्डर एरिया है, जैसे त्रिपुरा बॉर्डर एरिया है, अरुणाचल बॉर्डर एरिया है, ये बर्मा से खुला हुआ है। बर्मा रोड यहाँ से जाता है, बॉर्डर है, बॉर्डर पे व्यापार होता है, दोनों किस्म के लोग। मैं कई बार बर्मा गया हुआ हूँ सड़क पर चल के या कार में। ज्यादातर आज से 2-3 साल पहले चेकिंग भी ठीक से नहीं होती थी। ज्यादातर कुकी और नागा पहाड़ों पर रहते हैं। पहाड़ों पर किस किस्म की फसल उगाई जाती है हम लोग सब जानते हैं। थोड़ा चावल हो जाता है, वहां पे बड़ी तादाद में गेहूं तो होता नहीं है, बड़ी तादाद में मुर्गियां नहीं पाल सकते, मच्छी नहीं पाल सकते, गाय भैंस नहीं ज्यादा तादाद में रखते। तो वहां पर जो हिल क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उसके ऊपर क्या आधुनिकता लाई जा सकती थी, उसको कैसे किया जा सकता था, कि मैं कई बार गया हुआ हूँ। कोविड के पहले तो अक्सर जाता था। इसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, और जो लोकल सरकारें आती है, चाहे कांग्रेस की हो और आजकल बीजेपी की है, इन्होंने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया है। करप्शन हद से ज्यादा है वहां के ऊपर। बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि बर्मा से लगता है, क्या अफीम तो नहीं उग सकता वहां पर, मगर गांजा या ग्रास उगता है या नहीं उगता है तो पुलिस को देखना काम है। और आजकल आप हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं, और दूसरे अनमैन्ड डिवाइसेस हैं उनसे देख सकते हैं। सरकार को देखना चाहिए। तस्करी हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे होती है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे होती है, बर्मा के बॉर्डर पे होती है, चीन के बॉर्डर पे होती है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे होती है। बीएसएफ के बावजूद होती है, बीएसएफ के लोग उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये सब तो सरकार के ऊपर है ना। इसमें अगर लोगों को मौका मिलेगा 2 पैसा कमाने का तो कमाएंगे, उनको पकड़ना सरकार का काम है। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? ये जो फ्लेयर अप होने के बाद बाकायदा मुल्क भर से जहाजों से भर करके फौजें और
पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई हैं, क्या ये कोई हल है या सरकार को कुछ और सोचना समझना चाहिए? आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में फौज को वहां पहुंचाया गया है और ये चीन के बिल्कुल नजदीक का स्टेट है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या यह कोई हल हो सकता है? हल तो किसी भी बॉर्डर स्टेट में या किसी भी नॉन बॉर्डर स्टेट में यहाँ पे एथनिक या रिलीजियस लोगों के बीच में तनाव है, उसका हल पुलिस के ज्यादा प्रेजेंस से नहीं हो सकता है। कब तक पुलिस रहेगी? उसका हल तो जो मुद्दे हैं उनको खुलेआम डिस्कस करके, आपस में बैठ के, पंचायत में बैठ के, कोर्ट कचहरी में बैठ के उनको सॉल्व करना है और जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करना है। उसको आप 20 साल नहीं लगा सकते, 50 साल आप नहीं लगा सकते। तो ये तो काम सरकार को करना पड़ेगा। अभी क्योंकि वायलेंस अचानक हो गया था, और अचानक मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर सरकार को ये पता नहीं है कि बॉर्डर एरिया में जहाँ पे आपसो लगा हुआ है वहां पे ये हो रहा है, तो शर्म की बात है। क्या कर रहे हैं सरकार के लोग? इंटेलिजेंस टोटल फेलियर है। अब वहां पर आप रातों रात हवाई जहाज में 10,000 लोग भेजते हैं। इमीडिएट कंट्रोल के लिए गवर्नर शुड साइट ऑर्डर दिए हुए हैं। 2 दिन तक भी वायलेंस चलती है। आज की तारीख में वायलेंस रुक गई है। पुलिस रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, फ्लैग मार्च नहीं होंगे, तो किसी ना किसी दिन तो पुलिस को वापस जाना पड़ेगा ना। ये कश्मीर तो नहीं है। जी आप अपनी बात कश्मीर तो नहीं है। ये कश्मीर तो नहीं है जहाँ पे आप 50 साल फौज रख सकते हो। यहाँ पे आज नहीं तो कल आपसा चल रहा है, मगर फौज की तादाद तो हमेशा नहीं रह सकती ना। जो बॉर्डर्स में जरूरत है वही रहेगी। सिविलियन एरियाज में कैसे रहेगी फौज? अच्छा, ये एक एग्रीमेंट हुआ था 2015 में नागाज के साथ, NSCN के साथ। उसके बाद कोई फॉलोअप ऐसा कोई नजर नहीं आया। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि सरकार की सिर्फ लापरवाही है, इनकॉम्पिटेंसी है, या इंटेंशन है कि वहां पे मामलात इसी तरह से गर्म रहे? क्या आप कैसे समझ रहे हैं इसको? इन दोनों के बीच में है। सरकार की जिस तरीके से चल रही है, और इस गवर्नर से पहले रवि थे गवर्नर, जो आजकल तमिलनाडु में गए हुए थे, तो प्रोवोक करते रहते थे। वो तो बाकायदा कोई न्यूट्रलिटी नहीं थी, और टोटली जनसंघ तरीके से उनको प्रोवोक करते रहते थे। सरकार कोई इमीडिएट हल चाहती नहीं है। इमीडिएट हल के अंदर उसको किसी मुद्दों पर साइन करने पड़ेंगे, अंडरग्राउंड के साथ कुछ समझौता करना पड़ेगा। किस तरीके से वो बाकी देश को समझाएंगे अंडरग्राउंड की क्या चीज बात है। मैं अंडरग्राउंड कह रहा हूँ, वो ओवरग्राउंड नहीं है। वैसे उनकी क्या क्या बातें आप मानेंगे? आपने एक दिल्ली में बैठ के एक कागज के ऊपर हल दस्तखत कराए थे कि हम कुछ दिनों बाद सोल्यूशन लाएंगे। कुछ प्रिंसिपल्स माने थे। जो अंडरग्राउंड नागा है, इज्जाक का, IM का, वो कह रहे हैं कि उनकी कुछ डिमांड है जो टाली नहीं जा सकती है। अलग झंडा मांगते हैं, अलग स्टेटस मांगते हैं, अपने नागा इलाकों को इकट्ठा करना मांगते हैं। इन तीनों में से 2 चीजें तो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं मांगते हैं, झंडा और इलाका। तो सरकार उसको अगर मानती है तो मणिपुर और बाकी प्रांत जिनकी जमीन जा सकती है वो नहीं मानेंगे, वो बड़ा झगड़ा रहेगा। सरकार ये भी जानती है। तो अभी चालू है कि जब तक बीत जाए। कोई खास इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो पहले एक जमाने में इंटरलोक्यूटर्स अनाउंस होते थे, वो हफ्ते में एक बार जाते थे, बात करते थे, प्रेस को बताते थे क्या हुआ। कई महीनों से कोई अता पता इस बात का है नहीं। नागा लोग कभी इधर मीटिंग करते हैं, कभी उधर मीटिंग करते हैं, कभी दिल्ली में मीटिंग करते हैं, कभी बैंकॉक में मीटिंग करते हैं, कई बार सरकार से भी मीटिंग करते हैं। कुछ हल उसमें आज की तारीख में कह नहीं सकते कि कोई निकल रहा है। अच्छा, एक बात जो समझने की है हमारे भी, और मैं समझता हूं दर्शक भी समझना चाहेंगे, वो ये कि एक लंबे अरसे तक आजादी के बाद
और यानी पिछले 20 साल में अगर आप देखें, पहले बीजेपी या बीजेपी जैसे नजरिए का वहां कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। अब वहां नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की कई सरकारें हैं। वो कैसे हैं, कि तिगड़म से हैं या एमएलए खरीदे, वो एक अलग एक बहस है। लेकिन क्या आप इसे ऐसे देखते हैं कि जब से बीजेपी की पॉलिटिकल प्रेजेंस वहां बढ़ी है, उसके बाद कुछ हालात बिगड़े हैं, या मतलब उस सियासी जो तब्दीलियां वहां आई हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस का जो नुक्ता नजरिया है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उसके अंदर वो अखिल भारत का एक मैप देखना मांगते हैं। उस मैप में नॉर्थ ईस्ट का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वास्ते वो कोई भी कुकर्म करके नॉर्थ ईस्ट में जाना मांगते थे। तो जैसे गोवा में उन्होंने सरकार खरीद ली, कर्नाटक में कर लिया था, उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम से लेके और त्रिपुरा तक इस बार वो किया। इलेक्शन के जरिए, खरीद के जरिए, जबरन, जैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उनका फुटप्रिंट, जैसे केरला में मांगते हैं कि उनको चाहे एक भी सीट मिले, मगर वो कहते हैं कि हर जगह हमारा प्रेजेंस होना चाहिए। उनके लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनके भाषणों के लिए, उनकी पकड़ के लिए ये बहुत अहम बात है, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। ये तो बात मानी हुई बात है। मगर जहां पर आरएसएस भाजपा जाता है, वो 2-3 काम करता है। सरकारी अफसरों में, पुलिस में अपनी पैठ बना लेता है। अब इस वायलेंस में भी पुलिस के ऊपर चार्ज है कि उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ काम किया। अफसरों में, पुलिस में भर्ती करके, दाना डालकर अपनी तरफ कर लेता है। दूसरा, सरकार की छत्रछाया में, सरकार के अम्ब्रेला के अंदर आरएसएस जाके अपना काम करता है, लोगों को उकसाता है, एक नई हिस्ट्री देता है, एक नए ख्वाब दिखाता है, दूसरों के खिलाफ काम करता है कि नागा आपके खिलाफ है, नागाओं में जाके कुछ और बात करता है। तो ये जो लोगों के बीच में तनाव बनाना, अपने आप को जैसे विकिपीडिया में जब मर्जी आए चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज और समझने की है। एक लंबे अरसे से ये सोच रही है कि जिस तरह से कश्मीर में भारत सरकार सख्ती से लोगों से निपटती है, बहुत से लोगों को मारती है, कुछ लोगों को वहां शिकायत रहती है कि बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट बना दिया जाता है या पेश कर दिया जाता है, उस तरह से नॉर्थ ईस्ट में इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वहां ईसाई हैं, और ईसाई मुल्कों का जो इंटरनेशनल लेवल पर दबदबा है, अमेरिका, यूरोपियन मुल्कों का, उसके दबाव की वजह से शायद भारत ऐसा नहीं कर पाता है। क्या अब वो नैरेटिव बदलने का वक्त है? क्या अब वो बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है? ये एक नैरेटिव तो रहा है। ये लोगों की खुशफहमी है, ये नैरेटिव जो है। नागालैंड में, मिजोरम में जितना कहर 70 साल में ढाया गया, कश्मीर पे नहीं ढाया गया। आपको पता नहीं है कि इस इलाके में इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया सिविलियंस के ऊपर, लोगों को पता नहीं है। आपको पता है कि जैसे कश्मीर में अफसो है, यहां पर भी अफसो है। पिछले साल आपको पता है कि पुलिस ने, फौज ने सड़क चलते 10 आदमियों को मार दिया और एकदम बच गए। 10 आदमियों की लाश बिछा दी गलती से कि टेररिस्ट वो थे नहीं, मामूली बस स्टैंड पे खड़े लोग थे, और एक सिपाही को सजा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो फौजें वहां पे बरकरार है। अब चूंकि इस्लामोफोबिया नहीं है, पड़ोस में पाकिस्तान नहीं है, तो वो वाला एंगल नहीं लगा पाते। मगर यहाँ पे जो मिलिटेंसी है, 70 साल से मिलिटेंसी है, उसके खिलाफ फौज का किस तरीके का कह रहा है, उसमें तो ये कहना कि क्योंकि वहां पे ईसाई लोग ज्यादा हैं, ये गलत होगा। और ये भी गलत फहमी है कि ईसाई लोग ज्यादा हैं। मैंने अभी आपको बताया, मणिपुर में 60% हिंदू हैं, 40% ईसाई हैं। नागालैंड में शायद 80% ईसाई हैं। मिजोरम में शायद
90% ईसाई हैं, मगर असम में सिर्फ 2% ईसाई हैं, अरुणाचल में शायद 20% ईसाई है, त्रिपुरा में शायद 10% ईसाई है। तो सिर्फ 3 स्टेट में ईसाइयों की ताकत कुछ है, बाकी जगह वो हाइपर माइनॉरिटी में है। मणिपुर में ईसाई माइनॉरिटी में है। तो ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे आपकी ये सब बात सुनते सुनते मेरे जहन में एक कंपैरिजन आ रहा था, शायद आप एग्री करें ना करें, वो ये कि अगर मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हालात देखने हो तो कश्मीर देख लें, और फिर बाकी मुल्क के हिस्सों में उससे जरा कम शेड के साथ साथ मुसलमानों पर जुल्म देख लें। इसी तरह से ईसाइयों के खिलाफ अगर जुल्म देखना है भारत में तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम नजर आएगा, और बाकी मुल्क के हिस्सों में आपने जैसे कई और वाकयात का भी जिक्र किया, हमारी आपकी बात होती है। क्या इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो मुसलमान एंगल है, कश्मीर का एंगल है, वो पाकिस्तान से और पार्टीशन से जुड़ा हुआ है। ईसाइयों का एंगल कॉलोनियलिज्म से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जुड़ता नहीं है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म में अंग्रेजी राजा के चमचे कौन थे? हिंदू रजवाड़े थे। ईसाई तो कोई रजवाड़ा है नहीं यहाँ पर। आप टेररिस्ट कह नहीं सकते, आसपास कोई ईसाई मुल्क नहीं है। तो दोनों के जो एटीट्यूड्स है मेजॉरिटी कम्युनिटी के और आरएसएस भाजपा के फर्क है। हालांकि आरएसएस की नजर में ईसाई और मुसलमान एक बराबर गैर हिंदुस्तानी है, और आरएसएस कहता है कि इनको वोटिंग का अधिकार ना हो, इनको बी ग्रेड सिटीजन बनाया जाए। तो उस मामले में तो बराबर है। आरएसएस की नजर में एक तरीके से दोनों बराबर है कि इनको कोई इनका वजूद होना ही नहीं चाहिए। वो तो आरएसएस खुलेआम लिखता था और बोलता था, और अभी भी अरे गहरे कभी कभी बोलता रहता है। तो अभी आप अगर मशवरे के तौर पर एक लंबे अरसे से मुल्क के हालात देखते हुए, ईसाइयों के हालात देखते हुए, वहां के पब्लिक को अगर कुछ मैसेज के तौर पर देना चाहें, और उसके अलावा सरकार को कोई मशवरा देना चाहें, तो आप आखिर में जरा अपनी बात रखें, पब्लिक के लिए भी और सरकार के लिए भी। किसी भी प्रांत के कोई भी आदमी को मेरा मशवरा यही होता है कि आप कानून के हाथ में रहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए। पुलिस का काम पुलिस करेगी, आप शांति से प्रोटेस्ट कीजिए, लिखिए, अपने मेंबर पार्लियामेंट को, एमएलए को बात कीजिए। कहीं भी किसी भी प्रांत में कोई भी हो, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, गौरक्षक नहीं बनना चाहिए, मॉब वायलेंस नहीं चाहिए हमको। सरकार को हमको कहना है 3 बातें। पब्लिक क्या कह रही है उसको सुनिए, पब्लिक के दुख दर्द को समझिए, लोगों के बीच में बैर मत रखिए। जहां पे बैर है, जमीन की वजह से, पानी की वजह से, खेत की वजह से, उस बैर को दूर करने की कोशिश कीजिए, उसका इस्तेमाल मत कीजिए राजनीति में। आरएसएस अफसोसन भाई भाई के बीच में कोई भी तकरार है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उसको यूज करने की कोशिश करता है। भाजपा अपना फुटप्रिंट बनाना मांगती है, उसके लिए कितनी रात से बिक जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं चलेगा राजनीति में। मेरा सरकार को यही सलाह है, आप शांति लाइए, लोगों को टेबल पर लाइए, कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे किसी को शय मिलती हो। नागा, कुकी, चिन, किसी की नजर में ऐसा ना लगे कि सरकार, क्योंकि हिंदू सरकार है, हिंदू मैती के साथ है और ईसाई कुकी को मारने की कोशिश कर रही है। जब ये लगने लगेगा किसी भी को, तो फिर शांति होना मुश्किल हो जाता है। आज मैंने जैसे कहा था, ये मैन मेड वायलेंस है और सरकार इसको रफा दफा कर सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम अपने दर्शकों तक मुख्तलिफ ओपिनियंस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और मणिपुर के सिलसिले में आपने जो बातें बताई, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो नैरेटिव्स हैं वो आपने बताया कि ईसाई मेजॉरिटी में नहीं है, कुछ जगहों पर हैं, वो आपने तादाद भी बताई। और ये भी आपने कहा कि
कश्मीर को और नॉर्थ ईस्ट को उस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि वो जिस तरह से मैंने बहरहाल समझने की वो की थी, लेकिन आपने एक अपनी बात रखी कि उसे उस तरह से नहीं देखा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मशवरा भी दिया वहां के लोगों के लिए भी, पूरे देश के लोगों के लिए, कि अपने कानून के संविधान के अंदर रहते हुए अपनी बात रखें, प्रोटेस्ट करें, लिखें, जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरीका हो सकता है। सरकार को भी आपने बताया कि किसी के साथ भी भेदभाव ना करें, ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।